हेलो एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, द डीसी करंट थ्रू द ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इज इक्वल टू द लोड करंट। तो जो भी हम लोग ने ब्रिज रेक्टिफायर किया है, तो जो लोड करंट होगा मीन्स जो करंट पास होगा ब्रिज रेक्टिफायर से, ठीक है, वही करंट मीन्स डायोड से पास होगा, वही आपके जो लोड रेजिस्टर है उससे पास हो जाएगा, तो वही आपका लोड करंट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाई द हीट प्रोड्यूस इन अ डायोड। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द डायोड। ये डायोड में से करंट जब पास होता है, क्योंकि करंट के पीछे हीट आती है, तो करंट की वजह से हीट बनती है। उसके बाद 44, द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूस एन एसी ग्राउंड इज बाईपास कैपेसिटर। ये तो डायरेक्ट है, वो कैपेसिटर जो बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है एसी ग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं? बाईपास कैपेसिटर। ये मोस्टली ट्रांजिस्टर में लगाते हैं हम बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 45, व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से होती है? ये होती है डिफ्यूजन की वजह से। जब एन टाइप वाले जो एटम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आयंस होते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं पी लेयर में, तब जाके क्या बनती है? डिप्लीशन लेयर बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है। वो बनती है डिफ्यूजन। ये रट लो, ऐसे वाले क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, सिलिकॉन एटम्स कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न कॉल्ड आ। अगर हम सिलिकॉन को कंबाइन कर देते हैं एक ऑर्डरली पैटर्न में, तो वो क्या बनाता है? वो क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है? क्रिस्टल। ये एक लास्ट 2021 में लेक्चर कैडर के पेपर में भी आया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया था कि ये सेमीकंडक्टर बनाता है, बट सेमीकंडक्टर बाद में पहले वो क्या बनाएगा? वो क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाना है ऑप्शन डी, क्या बनेगा? क्रिस्टल। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट 47। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो सब लोग यही सोचते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स है तो ये एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए होगा, मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होगा। देखो, जो भी लॉज बने हैं वो सबके लिए बने हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। हाँ, जो इसके रिजल्ट हैं, ठीक है, वो हाँ अच्छे निकलते हैं। अगर क्लासिकली देखें तो वो लार्ज पार्टिकल के लिए निकलते हैं, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स देखोगे तो उसके रिजल्ट निकलते हैं स्मॉल। बट ये एप्लीकेबल तो दोनों के लिए होते हैं, चाहे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो चाहे वो लार्ज सिस्टम हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अ वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस करंट ओनली इफ द सर्किट। अगर वोल्टेज इन्फ्लुएंस करेगी करंट, ठीक है, मतलब ये करंट कब आएगा? जब आपका सर्किट क्या होगा? क्लोज होगा। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्लोज, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, टू डिस्क्राइब अ डायनामिक सिस्टम वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। अगर आपने सिस्टम की डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, हमारे पास एक चीज़ होती है, अगर आपने किसी की पोजीशन बतानी है, अगर आपने सिंपल किसी की पोजीशन बतानी है, तो आपको सिर्फ किसकी ज़रूरत है? एक्स वाई जेड मीन्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। अगर आपने किसी की स्टैटिक बताना, स्टैटिक पोजीशन बतानी है, स्टैटिक मीन्स जो चीज़ रेस्ट पे ही पड़ी है। अगर कोई मोशन में आ जाए, मोशन मीन्स डायनामिक, डायनामिक्स में आ गई, तो अगर आपने डायनामिक्स में आ गई है तो पार्टिकल अब यहाँ पे है, ये टी टाइम पे हो सकता है यहाँ पे चला जाए, हो सकता है अभी यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। तो पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, इसको हमने बोल दिया वेलोसिटी। अब
हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती ना, हर की डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मास के ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसको मास के साथ मल्टीप्लाई किया, तो mv क्या होता है? मोमेंटम। तो अगर आपको किसी सिस्टम की डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ पे हमें डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना होता है तो उस स्पेस में मुझे पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस बनानी पड़ेगी ना, इसको बोलते हैं फेस स्पेस, ठीक है। फेस स्पेस क्या होता है? जिसमें पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, उसको बोलते हैं फेस स्पेस। अब देखो, फेस स्पेस अगर आप बात करते हो 1D की, अगर 1D की बात करते हो तो x है, उसके करॉस्पॉन्डिंग मोमेंटम हो जाएगा px। तो कितने डायमेंशनल हुआ? 2 डायमेंशनल। अगर आप 2D की बात कर रहे हो मीन्स 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, एक पोजीशन एक मोमेंटम। अगर आप 2D की बात कर रहे हो तो एक्स वाई ये, इसके करॉस्पॉन्डिंग px, इसके करॉस्पॉन्डिंग py। तो कितने की ज़रूरत पड़ी? 4। तो 4 डायमेंशनल हो जाता है। अगर आप आ जाते हो 3D में, 3D में एक्स वाई जेड 3 हो जाएंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग px, इसके क्रॉसपॉन्डिंग py, इसके क्रॉसपॉन्डिंग pz। तो इसके 3, इसके 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। तो 1D में कितने फेस मीन्स 2 डायमेंशनल होती है फेस स्पेस आपकी, 2D में 4 डायमेंशनल, 3D में 6 डायमेंशनल। तो यहाँ पे आओ, फेस स्पेस इज आ 6 डायमेंशनल स्पेस होगी। ये क्या होगी? 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था 2020 में जो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे मास्टर कैडर के हैं, लेक्चर कैडर के हैं, मेरिटोरियस के, वो भी हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी 10 जुलाई को आपका पेपर है मेरिटोरियस का, तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट रहेगा अगर आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स रीड करके जाते हो, ठीक है। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक ये सारे पेपर्स मैं सॉल्व नहीं करवा देती। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रीवियस ईयर के जो भी आपको करवा दिया है एक बार रिवाइज कर लो। इसकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, हमारी टेक ऐप पे भी मिल जाएंगी, और सारे के सारे पेपर्स मैंने अपनी जो हमारी टेक ऐप है उस पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।